Hello everyone, and today we are going to start with a very new topic and that is acceleration. त्वरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? त्वरण. तो क्या होता है त्वरण? सबको पता ही है अपने को. त्वरण क्या होता है? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं. तो इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया तुमको कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं. मीन्स क्या हुआ कि ए इक्वल टू dv/dt. ए क्या है? एक्सेलरेशन. और v क्या है? वेलोसिटी यानी कि वेग. और t क्या है? टाइम. इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग अपन में dt है ना. इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन या त्वरण. इसी को एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि vf माइनस vi करें ना, इसलिए. और इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस. क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस यानी कि हिंदी में बोले तो तात्क्षणिक त्वरण. कौन सा त्वरण? तात्क्षणिक त्वरण. यही बात समझ में, ऐसे बोलेंगे इसको. अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पता कर लेते हैं. क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है. कौन सी राशि है? सदिश. और एक बात ध्यान रखनी है कि त्वरण की दिशा हमेशा कौन सी दिशा में होगी? वेग में परिवर्तन की दिशा में होगी. कौन सी दिशा में होगी? वेग में परिवर्तन की दिशा में होगी. कौन सी दिशा में होगी? वेग में परिवर्तन की दिशा में होगी. किसकी दिशा? त्वरण की दिशा, न कि वेग की दिशा में, है ना. वेग में परिवर्तन है, चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी है त्वरण का मान. तो डेल्टा v में जब भी परिवर्तन होगा ना, उसकी दिशा किसकी इक्वल होगी? त्वरण के इक्वल होगी. डैश ऑफ एक्सेलरेशन विद द वेलोसिटी एंड विथ एंगी एंगल. क्या बताया अपने को कि जो त्वरण की दिशा है वो वेग की दिशा में होगी और वेग से किसी सर्टेन एंगल पे भी हो सकती है. ठीक है. जैसे एग्जांपल देखो. क्या है एग्जांपल देखते हैं. क्या एग्जांपल में कि अगर कोई हम गेंद को फेंकते हैं तो ऐसे जाती है और फिर लौट के नीचे आती है. अब यहाँ पे उच्चतम बिंदु पे क्या होता है? सबसे पहले धीरे धीरे गेंद का वेग बढ़ेगा. एक बिंदु पे जाके गेंद का वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा वेग. अब वेग जीरो है तो वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं. ये क्या हो गया? नियत हो गया. अब वेग नियत हुआ तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण का मान कितना हो जाएगा? जीरो नहीं होगा. यहाँ पे नहीं होगा, इस बिंदु पे जरूर हो जाएगा. लेकिन इस बिंदु क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या लगना चालू हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण. कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण. कितना होता है गुरुत्व त्वरण? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है. अपने को पता है ये बात. तो हुआ क्या इस कंडीशन में? देखो, पहले वेग इस दिशा में था, वो त्वरण किस दिशा में लग रहा था? नीचे की तरफ. तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का हो गया त्वरण के और वेग के बीच में. फिर यहाँ पे कितना हुआ? जीरो ही हो गया. तो कोई मतलब ही नहीं. अब देखो, अब फिर धीरे धीरे वेग बढ़ना चालू करेगा इस दिशा में बढ़ना चालू करेगा. लेकिन अब देखो एंगल कितना हुआ? वी भी इस दिशा में और जी भी इस दिशा में. दोनों बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया. मेरी बात, इसलिए बोलते हैं इसको कि मतलब त्वरण की दिशा वेग की दिशा के साथ 0 से 180 कोई सा भी एंगल बना सकती है. देखो यहाँ पे एक और. क्या है ये? देखो यहाँ पे ठीक है. ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है. क्या पढ़ा हुआ है? वही गेंद गई यहाँ से फेंकी और प्रक्षेप गति में अपन पढ़ा था. ये एंगल कितना है? थीटा है. कितना एंगल है? थीटा. तो देखो क्या होगा इसमें. शुरू में यहाँ पे जाएंगे तो वेग का क्षैतिज घटक तो हमेशा क्या रहेगा? एक जैसा ही रहेगा सब बिंदुओं पर. लेकिन वेग का ऊर्ध्वाधर घटक गुरुत्वाकर्षण कौन सा लग रहा है? इस दिशा में. गुरुत्वाकर्षण कौन सा लग रहा है? इस दिशा में. तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री. यहाँ पे एक पे थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि वेग ही जीरो हो गया. और फिर वापस क्या होएगा? थीटा बराबर थीटा लेस देन 90 डिग्री. क्यों? थीटा किसके बीच में? वेग के बीच में, गुरुत्वीय त्वरण के बीच में. समझ में आ रही है बात? तो जहाँ पे पथ है ना, वहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे. कैसे करेंगे इसको? देखो एक बार और देखो. तो है ना, जैसे इस बिंदु पे निकालना, तो इस बिंदु पे क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो. तो ये तो बताएगा वेग की दिशा को और ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा को. इन दोनों बीच का एंगल थीटा. अभी 0 से 90 के बीच में बदलता रहेगा, है ना. यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे फिक्स 90 डिग्री होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 होगा. क्यों? क्योंकि देखो ये इधर जाएगी इसकी स्पर्श रेखा और ये कोण कहाँ आएगा? इधर आएगा वेग और इसके बीच में. तो ये ग्रेटर देन 90 होगा, ये 90 होगा और ये लेस देन 90 होता जाएगा. समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है?
ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। v में क्या बनेगी? मीटर का L1 और टाइम का t-2 ऊपर जाएगा तो। और गुरुत्व त्वरण हमेशा अपन नीचे की ओर मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, इसलिए हमेशा g का मान किधर मानते हैं अपन? नीचे की ओर। कॉजेस फॉर चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन के कारण। किसमें परिवर्तन? वेग में परिवर्तन के कारण। तो क्या कारण होंगे जब जब वेग परिवर्तित होगा? चलो देखते हैं कि वेग परिवर्तित कब कब होगा। देखो, यहाँ अपने को एक बात समझनी है, वेग और चाल में क्या अंतर होता है। किसमें? वेग वर्सेस चाल में क्या अंतर होता है, ये अपने को देखना है। क्यों देखना है? देखो, चाल होती है अदिश राशि, अपने सब पढ़ लिया है। चाल कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। वेग कौन सी राशि होती है? सदिश। वेग कौन सी होती है? सदिश। तो चाल भी वेग बन सकता है। चाल वेग बन सकती है कब? जब चाल के साथ क्या आ जाए? डायरेक्शन आ जाए। क्या आ जाए? डायरेक्शन आ जाए तो क्या बन जाएगा? चाल भी वेग बन जाएगा। ये बोल रहा हूँ मैं कि चाल भी वेग बन सकती है, बट कंडीशन क्या है कि चाल के साथ क्या आना चाहिए? डायरेक्शन आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? डायरेक्शन आ जानी चाहिए। दिशा आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगी चाल भी। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? कि अगर बल की दिशा वेग की दिशा में हुई तो वस्तु की चाल बदल देगी, दिशा अपित रहेगी या गणका पे सरल रेखीय होगा। क्या बोल रहा है कि अगर बल भी इस दिशा में लग रहा है और चाल भी इस दिशा में लग रही है तो क्या होगा? चाल बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। जैसे अपन ने यहाँ पे गुरुत्वीय बल किधर लग रहा था? नीचे की तरफ, और गिर भी किधर रहा था पिंड? नीचे की तरफ। तो चाल और वेग दोनों बल किस दिशा में हो गए? एक ही दिशा में हो गए, इसलिए वस्तु की चाल v बराबर 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आएगी। और मैं ये बात, लेकिन दिशा क्या होगी? अपरिवर्तित दोनों का आएंगे एक साथ, नीचे की तरफ ही आएंगे, इसलिए पथ कौन सा होगा? सरल रेखीय। लेकिन अगर इसको उल्टा हो जाए, क्या हो जाए कि अगर बल की दिशा वेग की दिशा के लंबवत हो जाए तो कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। कैसे? देखो अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो देखो, अभिकेंद्री बल तो लगेगा अंदर की तरफ और वेग किधर जाएगा? इधर। ये वेग जाएगा इधर की तरफ। अब देखो, वेग और चाल के बीच में कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो 90 कोण से क्या होगा? लंबवत है ना, थीटा कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा? कण की चाल तो अपरित रहेगी, है ना। देखो, चाल तो वही जितने मीटर पर सेकंड की दे दी एक बार, वही घूम रही है, लेकिन अब की बार बदल क्या रही है? दिशा बदल रही है। क्या बदल रही है? दिशा बदल रहा है। क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। जब दिशा बदल रही है, त्वरण भी बदलेगा, वेग भी बदलेगा, ठीक है। और कण का पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा, हम लोग को पता है। तो वृत्ताकार पथ के लिए कोण कितने डिग्री होना जरूरी है? थीटा बराबर 90। किसके बीच में? बल और चाल के बीच में कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं अपन। और अपने को पता है अभिकेंद्रित त्वरण का मान कितना होता है? AC बराबर v²/r। अभी डेरिवेशन कर लेंगे, इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है। अब देखो, ये तो कब हुआ? जब कोण कितने डिग्री का था? 90 का था। अब देखो, कोण कुछ और हो जाए तो 0 से 90 के बीच में होगा तो कोण क्या होगा? देखो, तो चाल तो बदलेगी बदलेगी, है ना, लेकिन दिशा भी बदलेगी बदलेगी। चाल भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। चाल भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। और कण का पथ कैसा हो जाएगा? सर्पिलाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कण का पथ? सर्पिलाकार। कैसा हो जाएगा कण का पथ? सर्पिलाकार कण का पथ हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। क्यों होएगा ऐसा? समझ में आ रही है बात? देखो, ये बल लग रहा था F इस तरफ, A V के साथ था थीटा कोण पे, और ये था F इधर। तो थीटा इधर, F इधर, तो F कोस थीटा यहाँ पे हो गया, और इधर क्या हो गया? F साइन थीटा हो गया। अब F साइन थीटा तो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। किस तरफ? देखो इधर, ये F साइन थीटा इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, लेकिन F कोस थीटा इसको इधर ले जाएगा, आगे ले जाएगा। तो ये लगातार ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। मतलब ये तो F साइन थीटा की वजह से, और ये F कोस थीटा की वजह से लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है आगे। अगर बल की दिशा वेग के विपरीत दिशा में हो जाए, कौन सा? बल इधर लग रहा हो और वेग इधर बढ़ रहा हो। जैसे शुरू में पिंड को फेंका था ना अपनों ने, ये पिंड को फेंका था अभी, तो बल तो किधर लग रहा था? नीचे की तरफ, और अपन किधर वेग दे रहे थे? ऊपर की तरफ। थीटा कितना था?
80 डिग्री का था, मतलब दोनों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, प्रति समानांतर हो गए। तो कण की चाल क्या हो जाएगी, मंदित हो जाएगी, धीरे धीरे वेग का मान कम हो जाएगा। अंततः इस ऊपर वाले बिंदु पर तो वेग का मान 0 ही हो गया था, हो गया था, नहीं हो गया था, है ना। लगातार कम होगी, फिर शून्य होगी, और फिर क्या होगा, फिर वापस ये भी 0 होगा, फिर यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लगाना चालू हो जाएगा, तो फिर वापस वेग कण की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि गुरुत्व त्वरण भी बढ़ रहा है, गुरुत्वीय बल भी नीचे की तरफ, और कण की चाल भी किस दिशा में, नीचे की दिशा में। थीटा 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री हो गया तो वेग और बल दोनों एक दिशा में, और चाल क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। और पथ सरल होगा इसे, है ना। 0 से 90 के बीच में होगा तो ही होगा, क्या क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा तो सर्पिलाकार हेलिकल पाथ होगा, है ना। किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्रारंभ में गुरुत्वाकर्षण बल वेग के विपरीत आरोपित हो रहा है, बताई दिया मैंने तुमको सब में। इसलिए क्या हो जाएगा, कण की चाल मंदित होगी, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर बल और वेग दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो इससे क्या होगा, क्या होगा इससे क्या होगा, कण की चाल फिर बढ़ना चालू हो जाएगी, और यहाँ पे टकरा जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ये देखो, ये अगर बल इधर लग रहा है और वेग इस दिशा में लग रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो वेग टाइम बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रुक जाएगा, ये बक्सा क्या हो जाएगा, बॉक्स वेलोसिटी थोड़े टाइम बाद कितनी हो जाएगी, 0। और ये कण पत्थर को फेंकते हैं तो अपने को पता है एफ तो नीचे की तरफ और वी ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पे पीक पर क्या हो जाता है, वी 0 हो जाता है, और ये गुरुत्व त्वरण का मान कितना, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर वापस वी बढ़ना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बल भी इस दिशा में और वेग भी इस दिशा में, इस बिंदु पर। आगे बढ़े, देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अपने को पिंड का द्रव्यमान दिया, कितना दिया, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक कक्ष पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। इस कण पर 20 न्यूटन परिमाण का बल y अक्ष की ओर 2 सेकंड तक आरोपित किया जाता है। कण का अंतिम वेग ज्ञात करो। क्या करना है, कण का अंतिम वेग ज्ञात करना है। कण का अंतिम वेग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे कण का अंतिम वेग ज्ञात, बताओ जरा। चलो देखो, और समय दिया, क्या दिया, बल दिया 20 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का बल दिया, समय दिया 2 सेकंड, और y अक्ष की ओर 2 सेकंड आरोपित किया। अपने को पता है कि त्वरण क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी, और अपने को पता है सेकंड लॉ से न्यूटन, ये कौन सा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या था, ए बराबर एफ बटा एम। क्यों, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है। यहाँ से क्या आएगा, ए बराबर एफ बाई एम आ जाएगा। अब एफ का मान देखो कितना दिया अपने को, एफ का मान 20 न्यूटन, और एम का मान कितना, 4 किलोग्राम। ये दोनों यहाँ पे रख दो तो 5 जेकेप आएगा। क्यों, क्योंकि बल जेकेप की दिशा में, त्वरण भी किस दिशा में, जेकेप की दिशा में आएगा। अब एक और चीज़ दी, क्या दी, शुरू में पिंड एक कक्ष पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था, तो वी आई का मान अपने को दिया था, और टी का मान भी अपने को दे रखा है। बस सब इस समीकरण में मान रख दो। क्या करेंगे, ए कितना है, 5 जेकेप, वी एफ का मान अपने को निकालना है, वी आई का अपने को दिया है, टी दिया, तो यहाँ से वी एफ कितना निकलेगा, इसका गुणा इधर कर दो, तो वी एफ बराबर 10 जे केप प्लस 10 आई केप आ जाएगा। परिमाणी में निकालेंगे तो 100 प्लस 100, क्यों, आई केप का स्क्वायर प्लस जे केप का स्क्वायर, तो 200 आ जाएगा। 100 में कितना, 200, तो 100 को 100 से बाहर निकालेंगे 10, और 100 में 2 बच जाएगा। समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन देखो, एक कण 5 मीटर पर सेकंड की चाल से पूर्व दिशा में गतिशील है। 10 सेकंड बाद वह इसी चाल से उत्तर दिशा में गति करने लगता है। तो इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा। अपने को पता है, क्या पता है, ये आई केप होता है, ये माइनस आई केप होता है, ये जे केप होता है, और ये माइनस जे केप होता है। तो बस इनको डायरेक्शन के समेत रख दो, त्वरण की बात कर रहे हैं इसलिए। देखो क्या होएगा, ए बराबर वी एफ माइनस वी आई, फाइनल कितना है, उत्तर दिशा में करने लगता है। तो उत्तर दिशा में कौन सा होता है, जे केप, अभी पढ़ा ना, ये देखो ये जे केप, तो 5 जे केप माइनस वी आई कितना था, पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा में, इधर ये आई केप और ये जे केप, तो कौन सा आएगा, आई केप बाई 10। तो 5 कॉमन ले लिया, 5/10 जे केप माइनस आई केप, तो 1/2 जे केप माइनस आई केप, ठीक है। तो 1/2 जे केप माइनस 1/2 आई केप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड, ये ए केप का मैग्नीट्यूड बराबर कैसे निकालेंगे, देखो अंडर रूट में 1/4 प्लस अंडर रूट में 1/4, तो बराबर अंडर रूट में 2/4, मतलब अंडर रूट में 1/2 मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टेन थीटा देखो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है? जे कैप। आधार कितना है? 1/2। 1/2 बटे 1/2 बराबर 1। मतलब थीटा का मान 45 डिग्री। मतलब कि थीटा का मान कितना आएगा? 45 डिग्री। ये देखो थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। समझ में आ रही है बात? अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, उस पर गति के लंबवत दिशा में 10 न्यूटन परिमाण का बल आरोपित हो रहा है। कण नियत 4 से 4 मीटर वाले वृत्ताकार पथ में एक समान गति करता है। तो कण की चाल निकालिए, त्वरण निकालना है और दो लंबवत स्थितियों में त्वरण का परिवर्तन भी ज्ञात अपने को करना है। तो क्या क्या दिया देखो, m का मान दे दिया और क्या दिया, m का मान दे दिया और क्या दिया, 10 न्यूटन दे बल। तो त्वरण का मान क्या होगा? वही न्यूटन गति का द्वितीय नियम, a बराबर 1/m। a बराबर 1/m से त्वरण का मान आ गया। अब कण की चाल निकालनी है ना, लेकिन चाल का कोई फॉर्मूला अपने पास है ही नहीं। कैसे निकालेंगे फिर कण की चाल? अपने को पता है कि अभिकेंद्री बल का मान कितना होता है? अभिकेंद्री बल होता है m गुणा a का भी निकाला क्या था फॉर्मूला? v²/r अभिकेंद्री त्वरण। तो यहाँ रख दो mv²/r। अब FC का मान अपने को पता है कि क्या दिया? 10 न्यूटन। m का मान दिया 5 किलोग्राम, रख दिया v² और r का मान दिया 4 मीटर। तो यहाँ से 40/5, ये 40/5 v²। तो v का मान क्या आएगा अंडर रूट में? ये वाला। तो अंडर रूट में 8 आ जाएगा। अंडर रूट को 8 को करेंगे क्या आएगा? 4 गुणा 2, 4 बार आएगा तो 2, अंडर रूट में 2। तो 4 मीटर पर सेकंड क्या आया? कण की चाल आ गई। ठीक है। अब अभिकेंद्री त्वरण निकालना है। त्वरण तो भी बताया फॉर्मूला, mv²/r। वो तो ऐसे ही निकाल लिया अपनों ने, है ना। ये देखो ये। अब क्या है? वेग दिशा क्या होगी? हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन ही स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है ना। ये कण देखो, है ना, ये थीटा। मतलब किस बिंदु पर निकालना है वो क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो। इस बिंदु पर निकाल, इस बिंदु पर क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो। इस पर क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो। इस पर क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो। यहाँ पे क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचो, फिर स्पर्श रेखा खींचो, फिर स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा खींचो। तो स्पर्श रेखा क्या बता रही है? वेग की दिशा को बता रही है। और जिस दिशा में वेग में परिवर्तन होगा उस दिशा में क्या हो जाएगा? बताओ जरा। त्वरण का मान हो जाएगा। त्वरण की दिशा भी क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी। अब देखो आगे तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है वो, किन्हीं दो लंबवत स्थितियों में त्वरण का मान ज्ञात करो। त्वरण में परिवर्तन का मान ज्ञात करो। देखो ये अपन मान लेते हैं अपना, ये बना लेता हूँ। ठीक है। तो एक स्थिति तो मैंने ली, पॉइंट ए ले लिया और पॉइंट बी ये ले लिया। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे दिशा ये होगी और यहाँ पे दिशा ये होगी। ठीक है, यहाँ भी समझ सकते हो। और अभी के त्वरण लगता किधर है? हमेशा अंदर की तरफ लगता है। अभी निकाला त्वरण का मान कितना था? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अभी के त्वरण का मान अंदर की तरफ है ना। देखो ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप और ये माइनस का जे कैप। तो अभी के त्वरण लग रहा है अंदर की तरफ, मतलब माइनस का आई कैप की तरफ, माइनस का जे कैप की तरफ। तो ये आई कैप माइनस 2 जे कैप और ये भी माइनस 2 जे कैप। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है। तो माइनस 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप हो गया। अब डेल्टा आई का मान कैसा निकलेगा? अंडर रूट आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर। 4 4 8 8 का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये डेल्टा ए का मान किसका मान आया है? डेल्टा ए का मान आ गया। इसका एक और तरीका है। क्या है तरीका? देखो जरा। ट्रिक क्या है इसकी कि कभी भी परिवर्तन की बात करें और वो कोई सी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका फॉर्मूला है 2a sin θ/2। ठीक है। कब का फॉर्मूला है? कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो और उसका अपने को परिवर्तन निकालना हो, है ना। तो ये फॉर्मूला है। इसके अपोजिट एक और फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला? अगर योग करना हो, सम करना हो, क्या करना हो? सम करना हो या
योग करना हो तो उसका फॉर्मूला भी है, जैसे डेल्टा एफ बलों का योग निकालना है तो क्या आएगा 2f कोस थीटा बाई 2। तो योग या सम वाले में तो कोस आता है और डिफरेंस वाले में क्या आता है, साइन आता है। ये याद रखोगे तो तुमको खुद में बहुत हेल्प मिलेगी इस बात से। समझ में आई बात? ये तो योग या सम की बात है और ये कब की बात है, परिवर्तन की। कब की बात है, परिवर्तन की। अब थीटा का मान रख दो, ये आए कहाँ से, तो अपने पढ़ा समांतर त्रिभुज का नियम। क्या समांतर त्रिभुज का नियम, अगर दो सदिश राशियाँ एक दूसरे से पी व क्यू की समांतर त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो उनका विकर्ण, तो समांतर त्रिभुज का विकर्ण परिणामी रूप से उन दोनों के परिणामों को प्रदर्शित करेगा। ये निकाला था आर बराबर, ये निकाला था आप लोगों ने समांतर त्रिभुज के नियम में। पर देखो पिछले लेक्चर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। अब थीटा का मान रख दो सब जगह अलग अलग। ये 90 डिग्री था तो ये आया, 120 रखोगे तो कुछ और आएगा, है ना। तो इसको अपन इस फॉर्मूले में बदल सकते हैं। कब, जब p बराबर क्या हो जाए, क्यों हो जाए, तब देखोगे लेक्चर समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। समझ में आई बात, ये बोल रहा था मैं। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परिवर्तन, 2a का मान 2 और साइन थीटा बाई 2, साइन 90/100 साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2। तो 4 से इसको काट दो, 4 गुणा 1/√2। तो यहाँ से 2 से कटेगा, 2 से क्या कटेगा, देखो बताता हूँ, ये 2 गुणा 1/√2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा 1/√2। इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, ये बचा जो मैं आपको बता रहा था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये किसी भी राशि में परिवर्तन हो तो 2a sin थीटा बाई 2 लगाना है, ठीक है। अब दो लंबवत स्थिति इसलिए 90 डिग्री लिया, ठीक है। अब देखो ये तो अभी केस किसका था, वेग का, लेकिन अगर वो चाल में परिवर्तन पूछ ले, किसमें, चाल में परिवर्तन पूछ ले, तो ध्यान रखना है चाल में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चाल अदिश राशि है, वो दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए वो कोण पर भी निर्भर नहीं करेगी। वो यहाँ भी रहेगी, वो है ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चाल में परिवर्तन शून्य हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चाल रहेगी यहाँ पे भी वही चाल रहेगी, इसलिए परिवर्तन v माइनस वी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन वेग में ऐसा नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहाँ दिशा अलग है और यहाँ दिशा अलग है, इसलिए। समझ में आई होगी बात, बहुत अच्छा है अगर समझ में आ गई होगी तो। नहीं तो फिर ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ उसको। उपरोक्त प्रश्न में दो लंबवत स्थितियों के मध्य वेग के परिमाण परिवर्तन होगा जो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि वेग का परिमाण कितना होगा, वही चाल हो जाएगी। वेग के परिमाण को क्या बोलते हैं, चाल, है ना। त्वरण का अंतर कितना होगा, त्वरण का परिमाण, वेग का परिमाण हो गया चाल, क्या हो गया, चाल। तो वेग का परिमाण चाल हो गया तो चाल में परिवर्तन होगा ही नहीं, चाल में परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण में परिवर्तन भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अब देखो ये ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चन है, इनको करते हैं अपन। देखो थोड़ा समझ लो इसको, फिर और कभी करेंगे। ग्राफिकल सिस्टम क्या होता है, कुछ भी नहीं है, अपन ग्राफ बना ही रहे, बहुत सालों से बना रहे हो तुम भी ग्राफ, और अपन सब बना रहे हैं ग्राफ। देखो क्या होता है ग्राफ, ठीक है। यही होता है, कोई भी राशि होती है उसको दो अक्षों के मध्य दशा देते हैं अपन, एक होता है y और एक होता है x। अपने को पता है कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब बताओ, ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, हुआ या नहीं हुआ। तो देखो टेन थीटा लंब कितना है, ये वाला अक्ष, मतलब कौन सा अक्ष, y। कौन सा अक्ष, y। आधार कौन सा अक्ष, x। तो अगर y और x के बीच में ग्राफ है तो इनका लंब बटे आधार, इनका टेन थीटा अपने को वो राशि दे देगा, मतलब वो एंगल दे देगा कि वो एंगल एक्स अक्ष से किस एंगल पे वो राशि कार्य होते हैं। अब एक एक करके आएंगे तब पता चलेगा। देखो नोट लगा रखा, क्या नोट लगा रखा आप लोगों ने, कि जो वेग समय ग्राफ है इसकी डिफर क्या करते तुरंत। मान लो इस अक्ष में मैंने वेग दे दिया, इस अक्ष पे दे दिया समय, क्या दिया, वेग समय। तो टेन थीटा क्या बनेगा, y/x, मतलब v बटे में t। अब वेग बटे टी क्या होता है, त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन देखो क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो v/t मतलब वेग समय अक्ष का ग्राफ। क्या बोल रहा हूँ मैं, वेग समय अक्ष का ढाल क्या बताएगा, त्वरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। त्वरण को दर्शाता
ये ठीक है। अब देखो ये वेग है और ये क्या है, समय है, ठीक है। अब वेग और समय दे रखा है अपने को, तो वेग समय के बीच में ऐसा ग्राफ दिया है उसने, कैसा ग्राफ दिया है, ये वाला। एक और बना लेते हैं, ठीक है। ये वेग समय के बीच में ग्राफ दे दिया। इधर दिया v, इधर दिया t। तो देखो वेग समय ग्राफ का ढाल तो क्या बता रहा था, त्वरण बता रहा था। स्लोप तो क्या बता रही थी, स्लोप मतलब ढाल क्या बता रहा था, त्वरण को बता रहा था। किसको बता रहा था, त्वरण को बता रहा था। लेकिन अगर अपन इसका एरिया निकाले, क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले, ये निकाले, तो ये क्षेत्रफल आएगा और ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ये इसके अंदर का क्षेत्रफल आएगा और ये इसके अंदर का क्षेत्रफल आएगा। तो ये क्षेत्रफल अपने को क्या देगा, तो देखो क्षेत्रफल किस निकालते हैं, दो विमाओं का गुणा क्षेत्रफल होता है। यहाँ विमा कौन सी है, v, और यहाँ कौन सी है, t। तो ये v गुणा t, ये क्या बताएगा, एरिया को बताएगा। एरिया क्या होता है, v गुणा t, मतलब दो डायमेंशन, दो विमाओं का गुणा। अब v क्या है, वेग क्या है, विस्थापन है, केंद्र को वेग कहते हैं, और t, तो t से t से कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, केवल केवल विस्थापन बच गया, मतलब केवल केवल डिस्प्लेसमेंट बच गया अपने पास। मतलब वेग समय अक्ष का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताएगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। वेग समय अक्ष का ढाल किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। समझ में आ रही है बात, की नहीं आ रही है। अब आगे देखो, आगे क्या है, कोई क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है। देखो इस अक्ष पे है डिस्प्लेसमेंट, क्या है इस अक्ष पे, विस्थापन। इस अक्ष पे क्या है, समय, क्या है, समय। इस अक्ष पे विस्थापन और इस अक्ष पे क्या है, समय है, क्या है, समय है। अब अपने को क्या निकालना है कि भाई ए का त्वरण ज़्यादा होगा, बी का त्वरण ज़्यादा होगा, ये अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ पे अपने को अभी पढ़ा कि वेग समय अक्ष का ढाल, ढाल, ढाल क्या बताता है, त्वरण को बताता है। किसको बताता है, त्वरण को। किसका ढाल, v वर्सेस t का ढाल किसको बताता है, त्वरण को बताता है, ठीक है। तो इसका ढाल निकाल लो तो मिल जाएगा। देखो a कितना है 30 डिग्री और b कितना है 30 डिग्री, मतलब b का एक सक्सेस त्वरण कितना होगा 60 डिग्री और ये कितना 30 डिग्री। तो वी ए बटा वी बी बराबर 10 30 और नीचे 10 60 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। 10 60 30 का मान 1/√3 और 10 60 का मान √3 निकाल लो तो क्या आएगा, ये √3 नीचे जाएगा, √3 गुणा √3 मतलब का 3, मतलब क्या है 1:3। जो वेग का अनुपात है वही त्वरण का अनुपात होता है, मतलब कि अगर ये 1 अनुपात में है तो वी भी इसका 3 गुना होगा, त्वरण भी इसका 3 गुना होगा, ये अपन बोल रहे थे। जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 2, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ये ग्राफ दे दिया अपने को और पूछ रहा है ओ ए बी और बी सी पर त्वरण का मान पता लगाओ। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या है थीटा, थीटा है, ये थीटा का मान कांस्टेंट है, पूरी ओ ए लाइन पर थीटा क्या है कांस्टेंट है या नहीं, बिल्कुल एक जैसा है। थीटा कांस्टेंट तो ढाल नियत, ढाल नियत तो त्वरण भी नियत, तो ओ ए पर त्वरण नियत। अब देखो बी पर ढाल है ही नहीं, एक टी भी इस दिशा में और बी भी ए बी भी इस दिशा में, तो थीटा कितना हो गया 0, थीटा 0 तो ढाल 0, ढाल 0 तो त्वरण भी 0। बी सी देखो, बी सी पे ढाल कितनी होगी, देखो 90 से ज़्यादा होगी, 90 तो ऐसा रहता है, ये ऐसा हो गया इसलिए 90 से ज़्यादा हो गया। अब ढाल 90 से ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया, ढाल 90 से ज़्यादा हो गई तो क्या हुआ, ये बोल रहा हूँ मैं। देखो ये ढाल क्या होगी 90 से ज़्यादा हो गई, 90 से ज़्यादा होती है 10, 90 से ज़्यादा का मान क्या हो जाता है 10 ग्रेटर देन 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। अब ढाल नेगेटिव त्वरण भी नेगेटिव, इसलिए बी सी पर नेगेटिव। अब देखो त्वरण का मान ज्ञात करना है ओ ए लाइन पर, बी ए बी लाइन पर, बी सी लाइन पर, सी डी लाइन पर, डी लाइन पर। देखो तो इस पूरी लाइन पर त्वरण का मान क्या होता है एक जैसा, क्यों, क्योंकि ढाल नियत, थीटा नियत तो ढाल नियत, ढाल नियत तो त्वरण नियत। अब बिंदु ए, तो बिंदुओं पर उसके अगले लाइन पे जाना है, जब भी बिंदु की बात करें ना तो उसके अगले लाइन पर, जैसे ए पे पूछ रहा है ना तो ए पे त्वरण का मान वही होगा जो इस पूरी ए बी लाइन पर होगा, बी पर त्वरण का मान वही होगा जो पूरी बी सी लाइन पर होगा, सी पर वही होगा जो पूरी सी डी पर होगा और डी पर वही होगा डी पर होगा। मतलब बिंदु पर पूछे तो आगे बढ़ाना है, ध्यान रखना है ना। अब क्या करना है, देखो ओ ए लाइन पर त्वरण का मान कितना होगा, वी ए माइनस वी आई अपन
डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो देखो वी एफ कितना है 20, वी आई 0, तो वी एफ कितना 20 माइनस 0 अपन टी कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकंड, तो 20/4 कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे तो 0 हो गया थीटा, है ना, ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में, थीटा 0 त्वरण भी 0। फिर यहाँ पे देखो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, थीटा क्या आएगा नेगेटिव, त्वरण भी नेगेटिव, और निकाला तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, फाइनल कहाँ है यहाँ पे, ये फाइनल -10, और वी आई का है 20 माइनस का 20 अपन में टी कितना है यहाँ से ले जाके यहाँ तक 8 से लेके 14 तक मतलब 6, तो बस 6 का भाग लगा देंगे। ऐसे करके अपने को निकालना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।